Good day, class. Let's begin our cost accounting module 2 session. I hope you are fine and enjoying good health in this pandemic situation. So let's start. Okay, तो हम लास्ट लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए we begin with schedule of cost of goods manufactured. तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या कैलकुलेट करता है? ये कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज जो आप रॉ चीज लेके आए हो जिससे आपका फिनिश गुड बनेगा, उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर जो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा बनाएगा, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर यूज्ड इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। या हम कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो बिलोंग करती है विद द गुड्स जो हमने फिनिश किए हैं किसी भी एक गिवन ईयर के लिए। ठीक हो गया? तो यानी आपका शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर बेसिकली तीन चीजें आती हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक हो गया? तो अब हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन होती है। Okay, so the schedule you see here is the product cost flow, यानी ये cost of goods manufactured का जो statement बनती है उसका ये starting section है। इसमें you can see कि हम raw materials की entry किस तरह से कर रहे हैं कि beginning raw materials यानी जो आप पिछले साल का जो बचा हुआ raw material था वो इस साल का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बन के आ गया, ये तो बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं रॉ मटेरियल जो परचेज हुआ, ये सारा ऐड होके क्या बनता है? रॉ मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन। उसमें से हम माइनस करते हैं रॉ मटेरियल जो बच गया, जो सेल यानी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। तो ये सारा क्या बनता है? रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये रॉ मटेरियल जो यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है इज बेसिकली योर रॉ मटेरियल। यानी ये सारे के सारे को हम बजाय इतनी लंबी स्टेटमेंट्स के या हर जगह अगर हम ये पूरे का पूरा कॉलम बैठ के डिस्कस करें, इससे बेहतर है कि हम उसको एक रॉ मटेरियल कह देते हैं कि जिससे अल्टीमेटली समझ आ जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑल आइटम्स जो रिमूव हो जाती हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से और हम उनको प्लेस कर कहाँ रख देते हैं? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो डायरेक्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो आइडल पड़ा हुआ था जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आ गया तो उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं या डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये हम शेड्यूल में देख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल तक की तो स्टोरी समझ आई। आगे अब क्या कहता है? ऐड डायरेक्ट लेबर और ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कन्वर्जन कॉस्ट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपकी प्राइम कॉस्ट है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो प्राइम चीज को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लांट चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए जो हेल्प करते हैं उस चीज को कन्वर्ट होने में। जब ये दोनों चीजें हम अपने डायरेक्ट मटेरियल्स में ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? इज द कॉस्ट incurred टू कन्वर्ट डायरेक्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो अब हम आते हैं इसके स्टेप 3 में। हम लोग डायरेक्ट मटेरियल्स डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट सेक्शन में। पिछली स्लाइड में भी डिस्कस्ड कन्वर्जन कॉस्ट जो ऐड हो रही थी डायरेक्ट लेबर और मर्चेंडाइज जो फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिला के। अब ये सारे ऐड होके हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया? यानी इस साल हमें चीजें मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी। ओके, अब आप जी जरा वर्क इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन में जरा देखो। वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली होता क्या है? लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ कि ये वो गुड्स हैं जिन पे कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी तक ये कंप्लीटली फिनिश गुड्स नहीं है। जैसे लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल एग्जांपल कि गाड़ी बन रही है, तो सपोज हम कहते हैं कि गाड़ी का स्ट्रक्चर यानी उसकी बॉडी रेडी है लेकिन अभी उसके अंदर टायर्स लगने हैं, अभी उसकी फिटिंग्स होना बाकी है। तो जिस गाड़ी की पूरी शेप आ गई है, उसको पेंट हो गया है या जिसके अंदर सीट्स लग चुकी हैं, इस तरह की जो चीज थी जो कंप्लीट नहीं हुई और आपका ईयर एंड हो गया, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में हमने डाल दिया था लास्ट ईयर।
अब वो इस साल का वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। उसमें हम ऐड कर देंगे जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो उस साल का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बने उस साल के। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इंकर हुई एक साल में, वो ऐड कहाँ होती है? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी वर्क इन प्रोग्रेस का जो बिगिनिंग बैलेंस था, उसमें हम वो ऐड कर देते हैं कि कितनी कॉस्ट इस साल के गुड्स में लगी। तो हमें मिल जाता है टोटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द पीरियड, यानी पूरा कितनी हमारी प्रोग्रेस हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में इस साल में। आई होप आई एम क्लियर। डोंट वरी कि ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही या क्या। दिस इज जस्ट अ theoretical schedule. We will be doing problems. तो जब we will be doing numericals, the things will be more clear to you. Okay, so this slide is showing you the 3 steps of cost of goods manufactured statement. इसके 3 steps होते हैं। पहला step is raw materials, जो आपके हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस करके आए कि ओपनिंग आपके पास कितना पड़ा हुआ था, उसमें फिर आपने रॉ मटेरियल परचेज ऐड किया और आपके पास टोटल रॉ मटेरियल आ गया जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस साल में अवेलेबल है। देन हमने जब लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया कि ये सारा जो रॉ मटेरियल का डाटा है, जब ये इसके ऊपर कन्वर्जन लगती हैं, यानी लेबर, तो ये यानी जब ये इसका आप यूज करना शुरू कर देते हो फॉर योर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये बन जाता है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर लेबर लगता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगते हैं जो उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू अ फिनिश गुड्स। तो इस चीज को हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके अच्छा जी, यानी अब हम ये जो हमारी बनी है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कि ये हम हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर गुड्स हैं जो बन गए या आधे बने हैं, ईयर एंड आ गया है, लेकिन ये पूरी कॉस्ट है जो उन चीजों को बनाने में लगी। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट सेक्शन में, दैट इज वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस आप कह सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर का पेंडिंग काम जो हमारे पास पड़ा हुआ था, उसमें हमने ऐड किया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हमें ये सेक्शन कॉलम नंबर 2 से मिला। ऐड करके हमें क्या मिला? टोटल वर्क जो इस पीरियड में परफॉर्म हुआ। ठीक है, यानी पिछला पेंडिंग काम था, उसके बाद वो काम कंप्लीट हुआ, फर्दर कुछ और काम हुआ इस साल में, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो इस साल का आपका पेंडिंग काम रह गया। यानी अगर आपने ईयर स्टार्ट किया था, आपकी 2 ऑटोमोबाइल कंपनी गाड़ियां थी जो इनकम्प्लीट थी, उसके बाद इस साल आपने और रॉ मटेरियल परचेज करके उसको कन्वर्ट किया, वो पहले वाले जो 2 इनकम्प्लीट थी उनको प्रॉपर गाड़ी बना के कंप्लीट किया, उसके बाद आपने 4-6 और गाड़ियां बनाई, और ईयर एंड पे आपके पास 4 कार्स हैं जिनके ऊपर कुछ काम हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है उसको आप माइनस कर देंगे अपने इस सारे से, तो आपके पास क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी ये वो गुड्स हैं या जो इस साल कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गुड्स दैट आर कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। यानी अब हम ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने निकाला है, इसको अब हम कहाँ लेके जाएंगे? इसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स हैं जो अब प्रोड्यूस हो चुके हैं, दे आर रेडी फॉर द सेल। ओके, तो आपके लेफ्ट साइड पे आपको वर्क इन प्रोसेस का शेड्यूल शो हो रहा है जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट किया। अब हम आ जाते हैं अपने फिनिश गुड्स पे। लास्ट ईयर आपने जो गाड़ियां बनाई थी उसमें से कुछ गाड़ियों का तो काम पेंडिंग था, जैसे 2 का पेंडिंग था, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसे भी थी ना जो बन चुकी थी, आपके शोरूम में खड़ी थी, अभी तक सेल नहीं हुई थी, तो वो आपकी फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। उसमें अब हमने ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इस साल गाड़ियां बनाई हैं, इसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। यानी ये सारे गुड्स इस साल अवेलेबल हैं फॉर सेल। अब आपने पूरा साल गुजरा, आपने कुछ गाड़ियां बेची, एंड आ गई, ईयर एंड पे कुछ गाड़ियां थी जो आपके शोरूम में स्टिल खड़ी हैं, वो होती हैं आपकी एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। यानी शुरू में अगर 4 थी, अब हो सकता है एंडिंग पे हमारे पास 6 गाड़ियां ऐसी हैं जो सेल नहीं हुई हैं, तो वो एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बन गया। जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कितनी ऑटोमोबाइल्स या कितनी गाड़ियां इस साल आपकी कंपनी ने सेल की।
ये जो है CGS इसको कहा जाता है और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है. I hope I am clear with this. Okay students, let's talk about, बल्कि थोड़ा इकोनॉमिक्स रिकॉल करो. जो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, थोड़ा सा आपने, यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कोर्सेज, बट लेट्स रिकॉल देम ऑल हियर अगेन. तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट विच इज वेरिंग, चेंजिंग, यानी जितनी आप चीज को यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, उतनी वो कॉस्ट इंक्रीज होती है. इफ यू आर नॉट यूजिंग द थिंग तो ये कॉस्ट नहीं यूज होती. यानी अगर आपका फोन बिल है, उसमें लाइन रेंट को छोड़ के अगर आप ज्यादा बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग मोर एंड मोर, तो आपका बिल ज्यादा आएगा. ठीक हो गया. अगर आप मोबाइल नेटवर्क में अपने सेल फोन्स में आप एक 100 का कार्ड लोड कराते हो, तो उसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स कट गया, उसके बाद जितना बैलेंस है वो उतना ही रहेगा. इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, अगर आप अपने मिनट्स या कॉल का बैलेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो. हाँ, लेकिन इफ यू आर यूजिंग इट, तो वो बैलेंस उतनी ही स्पीड से खत्म होता जाएगा जितनी स्पीड से यू आर कॉलिंग. दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा जी, नाउ लेट्स कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को, एक एक्स्ट्रा चीज यूज करने के ऊपर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आती है, वो किस तरह से होती है. तो वो एक फिक्स्ड शक्ल है उसकी. एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब ये कि अगर आपकी सपोज मोबाइल कंपनी आपको 1 रुपी देती है, डिडक्ट करती है आपके बैलेंस में से फॉर यूजिंग 1 मिनट कॉल, तो अगर आप 10 मिनट यूज करोगे तो कितने कटेंगे? 10 रुपए कटेंगे. अगर आप 20 मिनट यूज करोगे तो 20 रुपीज का डिडक्ट होंगे. इसका मतलब पर मिनट कितना ही कट रहा है? 1 ही कट रहा है ना पर मिनट. अगर आप 100 मिनट बात करोगे तो 100 ही कटेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 मिनट बात करोगे तो 90 कटेंगे. तो यानी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल बनता है कि हर यूनिट के लिए वो कॉस्ट उतनी ही है. जितने एक्स्ट्रा लगाओगे उतनी टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट यानी ईच यूनिट की कॉस्ट विल रिमेन सेम. ओके, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सपोज आपके टेलीफोन का एक जो लाइन रेंट है, आप फोन पे बात करो या ना करो, वो 300 समथिंग आपका लाइन रेंट जो आता है विल ऑलवेज कम. जो आपकी मोबाइल बिल की टैक्स डिडक्शन है, आप उस बैलेंस को यूज करो या ना करो, वो डिडक्शन होनी है. आपकी फैक्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, द रेंट जो आप दे रहे हो, दैट यू हैव टू गिव. द सैलरीज जो आप दे रहे हो, आपको वो देनी पड़ेंगी. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड. यानी इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो या कितना कंजम्पशन कर रहे हो. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, जैसे इसका नाम है. देयर यू गो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. इसका ग्राफ आप लोगों को ये नीचे जाता हुआ डिक्लाइनिंग शक्ल में नेगेटिव स्लोप नजर आ रहा है. इसका मतलब ये कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटली तो सेम है ना. इफ यू वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल कंपनी, या आपका जो टेलीफोन बिल आता है, अगर वो 300 सपोज आपकी लाइन रेंट है, अब आप जितने मिनट मर्जी फोन पे बात करो, अगर आप 10 मिनट बात करोगे तो हम क्या करेंगे, वो 300 को डिवाइड कर देंगे आपके 10 यूनिट्स पे, तो हमें पर यूनिट 30 पड़ रहा है. लेकिन अगर यानी पर यूनिट हमारी कॉस्ट 30 है. लेकिन अगर आप फोन पे ज्यादा बात करना शुरू कर दो, सपोज आप 100 मिनट फोन पे बात करते हो, तो हमारी 300 जो आपकी कॉस्ट है, उसको हम अगर आप 100 मिनट पे डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी मिल गई? ₹3 ओनली. यानी जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते जाओगे, उतना आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी. ये इस तरह से कि अगर आपका फैक्ट्री का रेंट जो है वो 1000 रुपी है पर मंथ, उस फैक्ट्री में अगर आप एक गुड बनाओगे तो भी आपको वो 1000 देना पड़ेगा. यानी वो पूरे का पूरा 1000 उसी की कॉस्ट में शामिल होगा. लेकिन अगर आप 1000 गुड्स बना रहे हो, तो क्या होगा, वो 1000 पे डिवाइड होके एक एक रुपया सारे गुड्स में डिवाइड हो जाएगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाती है जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करते जाओगे. ये शो हो रहा है आपको इस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से कि अगर आपकी नंबर ऑफ लोकल कॉल सपोज इंक्रीज हो रही है, तो जो उनके ऊपर फिक्स जो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है वो डिक्रीज होता जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब हमारे पास है असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट.
cost that is easily traceable, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं या डायरेक्ट लेबर्स हैं, एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, कि जहाँ पे हम एक बात कर रहे थे गाड़ी की, तो गाड़ी के ऊपर जो जो उसकी बॉडी है, स्टील बॉडी, उसके ऊपर जो मेटल लगा हुआ है, दैट यू कैन इजीली सी। जो लेदर उसके टायर्स में यूज हुआ है, या जो रबर उसके टायर्स में यूज हुआ है, जो लेदर उसके सीट कवर्स में यूज हुआ है, इज इजीली सीन टू यू। तो वो सारा आपके डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो आपके यूनिट्स आते हैं जो इजीली हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं, यानी जैसे उस गाड़ी के प्लांट में जो आपका सुपरवाइजर काम कर रहा था, या जो उस फैक्ट्री का गार्ड था, जाहिर है वो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको फैक्ट्री में काम देना पड़ेगा ताकि सेफली आपकी प्रोडक्शन होती रहे। लेकिन क्या गाड़ी के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि कितने गार्ड्स ने कितने घंटे ड्यूटी की, या इस गाड़ी के ऊपर सफाई जो हुई थी उसके लिए कितने स्वीपर्स इस्तेमाल हुए थे? तो ये सारे चीजें इजीली जो ट्रेस नहीं हो सकती, उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, हियर कम्स अनदर इकोनॉमिक डेफिनेशन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर आप कोई, लेट्स से आप ये मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो इफ यू आर व्यूइंग योर ब्राउजिंग योर यूट्यूब, उसके लिए आप अपने मोबाइल एमबीज या अपने इंटरनेट एमबीज यूज कर रहे हो ताकि ये लेक्चर समझ सको या पढ़ सको। अगर आप ये लेक्चर ना लेते, तो वो मोबाइल इंटरनेट का जो जो कॉस्ट है, वो आप किसी और पर्पस पे भी यूज कर सकते थे। तो हम बात कर रहे हैं कि इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए जो आपने इंटरनेट यूज किया, तो यानी इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप अपने इंटरनेट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हो। या लेट मी गिव यू अनदर सिंपल एग्जांपल, कि आप यूनिवर्सिटी की इस सेमेस्टर की फीस पे कर चुके हो, ठीक है। अब अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो, आप यूनिवर्सिटी नहीं आते हो, नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फीस ऑलरेडी पे कर चुके हो। इसका मतलब वो फीस, वो अमाउंट जो आप यूनिवर्सिटी को दे चुके हो, उससे कुछ और काम भी तो हो सकता था ना, लेकिन आपने वो अमाउंट यूनिवर्सिटी को पे कर दिया है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो $15,000 जो आपने फीस यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप लेट से यूनिवर्सिटी नहीं आते और आप फीस भी पे कर चुके हो, हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ना आते और घर बैठने की जगह अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते, सपोज आप कोई एकेडमी पढ़ा रहे होते, या अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे होते, तो वहां से भी तो आपको एक मंथली सैलरी आनी थी ना। तो वो सैलरी भी नहीं आ रही, ऊपर से यूनिवर्सिटी को भी सैलरी फीस पे कर चुके हैं। तो यानी योर कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग दिस सेमेस्टर क्या है, कि अगर आप सेमेस्टर ना अटेंड करके कहीं कोई जॉब कर रहे होते, तो उसके अगेंस्ट जितनी आपको सैलरी मिल रही होती, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, देन वी हैव sunk कॉस्ट, यानी द कॉस्ट दैट इज इररिकवरेबल। अब ये किस तरह से है कि एज इट्स नेम शोज, sunk मीन्स डूब गया, गया तो गया। यानी सपोज लाइक इफ द एग्जांपल सेज कि यू बॉट अ कार 2 years ago, अब आप उस गाड़ी को चलाते हो, गुड, उस गाड़ी को पार्क करते हो, उसको या आगे बेच देते हो, इट्स अप टू यू। अगर आप आगे बेच देते हो 10,000 की गाड़ी 15,000 में, तो 5,000 इज योर प्रॉफिट। अगर आप वो गाड़ी एज इट इज पार्क रहती है आपके पार्किंग यार्ड में, या अगर आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, जो वट एवर यू यूज दैट थिंग, लेकिन वो जो 10,000 जो आपने पे करके वो गाड़ी खरीदी थी, वो 10,000 इज द कॉस्ट दैट इज गॉन, इज योर संक कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट, अब आपको किसी भी तरह वो चीज वापस तो वो पैसे नहीं मिलने ना। इसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हो, उसके ऊपर आपको लॉस हो सकता है, उसके ऊपर आप उस चीज के साथ कुछ और कर सकते हो, बट द मनी दैट इज ऑलरेडी यूज्ड, वो वापस नहीं मिल सकती। इस तरह की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? So class, this was all about different types of costs, or cost of goods manufactured, cost of goods sold, and everything we did it. I hope I have made myself clear. So if you have any questions, you can ask me on our group. And secondly, this, stay home, stay safe, take care of yourselves. Goodbye.